नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। अविश्वास प्रस्ताव में डिप्टी मेयर को मिला पार्षदों का साथ, मानवर्धन शुक्ला अपनी कुर्सी बचाने में रहे सफल। कांटी और सदर थाना की पुलिस ने छापेमारी कर 50 लाख रुपए के शराब को किया जब्त। और उमस भरी गर्मी के बीच जिले में एईएस का प्रकोप। एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में एईएस के 6 बच्चे हुए भर्ती। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। डिप्टी मेयर मानवर्धन शुक्ला को मिले कुल 39 पार्षदों का पद। जीत के बाद डिप्टी मेयर ने कहा, ये जीत पार्षदों की जीत है। आम्रपाली ऑडिटोरियम में उप मेयर मानवर्धन शुक्ला पर अविश्वास प्रस्ताव पर कुल 40 पार्षदों ने साथ दिया, जबकि 8 पार्षदों ने डिप्टी मेयर के विरोध में वोटिंग की। डिप्टी मेयर अपना सीट बचाने में सफल रहे। अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में कुल 39 पार्षद शामिल हुए, जबकि 10 पार्षद बैठक में शामिल नहीं हुए। परिणाम आने के बाद सभी पार्षदों ने डिप्टी मेयर मानवर्धन शुक्ला को जीत का माला पहनाया। मानवर्धन शुक्ला ने कहा कि यह जीत पार्षदों की जीत है। विश्वास है और सबका साथ मिलते रहा है और आगे भी मिलेगा, इसका हमको पूर्ण आश्वासन था और हम लोग अच्छा काम किए हैं और ये अविश्वास तो ऐसा ही था, इसका हम लोग कोई असर नहीं है। लगातार बोला गया कि 8 महीने बचा हुआ और 10 सालों में काम भी शहर का विकास होगा। नहीं, इस पर काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और काम चल रहा है जैसे वैसे चलेगा और अच्छा से चलेगा। डिप्टी मेयर के परिणाम आने के बाद कई पार्षद चुपचाप वहां से निकल गए। अब शनिवार को मेयर सुरेश कुमार पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। नगर निगम की राजनीति में पिछले 15 दिनों से लगातार घमासान मचा हुआ था। डिप्टी मेयर और मेयर पर पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। आज ऑडिटोरियम में डिप्टी मेयर पर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 28 पार्षदों ने डिप्टी मेयर को अपना समर्थन दिया और वो अपना डिप्टी मेयर मानवर्धन शुक्ला अपना सीट बचाने में कामयाब रहे। आप देख सकते हैं कि जो काफिला निकल रहा है हमारे पीछे, वो डिप्टी मेयर की जीत की काफिला है और जिंदाबाद के लोग नारे भी लगा रहे हैं। और पार्षदों जो लोग समर्थन में थे वो 2850 पार्षदों के साथ डिप्टी मेयर जीत का माला पहनकर ऑडिटोरियम से बाहर निकले हैं। अब कल सबसे बड़ा दिन रहेगा जब मेयर पर जब अविश्वास प्रस्ताव के दौरान क्या होता है। अपने सहयोगी सोनू शर्मा के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कांटी और सदर थाना की पुलिस ने 2 जगहों पर छापेमारी कर 50 लाख के शराब को जब्त किया। हालांकि मौके से कारोबारी फरार होने में सफल रहे। एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंदी केवल कागजों पर ही नजर आ रही है। एक तरफ जहां सरकार शराबबंदी के दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब कारोबार खूब तेजी से चला रहे हैं। इसका उदाहरण जिले के कांटी थाना क्षेत्र व सदर थाना क्षेत्र में पकड़े गए करीब 50 लाख के भारी मात्रा के शराब है। बताया जा रहा है कि कांटी पुलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक शराब बरामद की है। इसके अलावा एक पिकअप वैन व मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। हालांकि मौके से धंधेबाज फरार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर कांटी पुलिस ने कार्रवाई की है। पकड़ाए ट्रक पंजाब नंबर का है, जबकि पिकअप बिहार नंबर की है। जानकारी के अनुसार शराब माफियाओं के द्वारा पंजाब व हरियाणा से शराब की बड़ी खेप मंगवाई गई थी, जिसे कांटी थाना क्षेत्र के इलाके में लोड किया जाना था। वहां से दूसरे इलाके में भेजने की तैयारी थी। लोडिंग के लिए इलाके में कई शराब माफिया एकजुट हुए थे। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही शराब माफिया फरार हो गए। मामले में कांटी थानेदार कुंदन कुमार ने बताया कि कांटी थाना क्षेत्र के पंचवटी इलाके में छापेमारी की गई थी। इस दौरान एक ट्रक समेत एक पिकअप व 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। ट्रक से 199 व पिकअप से 36 कार्टन शराब बरामद की गई है। हालांकि शराब धंधेबाज व चालक पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। पुलिस शराब धंधेबाजों को चिन्हित करने में जुटी है। एफआईआर दर्ज करने की कवायद की जा रही है। जब्त गाड़ियों के नंबर के आधार पर मालिक का सत्यापन किया जा रहा है। इसके लिए डीटीओ से संपर्क साधा जा रहा है। वहीं सदर पुलिस ने पताही इलाके में छापेमारी कर 11 कार्टन शराब बरामद की है। हालांकि मौके से धंधेबाज फरार हो गए।
पुलिस एफआईआर दर्ज करने की कवायद में जुट गई है। फरार धंधेबाजों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि कांटी और सदर इलाके में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई का आदेश दिया गया है। 2 मामले में बरामदगी है मुजफ्फरपुर जिला में। सदर थाना के पताही क्षेत्र में 11 कार्टन शराब की बरामदगी हुई है और कांटी के पंचवटी चौक से एक भारी मात्रा में ट्रक के साथ में 235 कार्टून लगभग 2100 लीटर के आसपास शराब की बरामदगी हुई है। ट्रक के साथ साथ एक पिकअप वैन और मोटरसाइकिल की भी बरामदगी की गई है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया। एएसपी अभियान के बॉडीगार्ड से 50,000 रुपए ठगी मामले में पुलिस ने लक्ष्मी चौक से आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एएसपी अभियान विजय कुमार सिंह के बॉडीगार्ड मनीष कुमार से 50,000 की ठगी करने वाला शातिर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। आरोपित का नाम प्रभाकर है। वह वर्तमान में पटना में परिवार के साथ रह रहा था। मूल रूप से नालंदा जिले के हरनौत थाना के पचौड़ा का रहने वाला है। उसे ब्रह्मपुरा पुलिस ने लक्ष्मी चौक इलाके से गिरफ्तार किया है। वह एडवर्टाइजिंग का काम करता है। उसके खिलाफ बॉडीगार्ड ने 23 मई को ब्रह्मपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर में बॉडीगार्ड ने बताया था कि आरोपित ने उससे 70,000 रुपए कर्ज लिए थे। इसमें 20,000 रुपए उसने लौटा दिया था, जबकि 50,000 रुपए नहीं दिया। रुपए मांगने पर उसने एक बैंक का चेक दिया था, जो कि बाउंस हो गया। आरोपित ने विश्वास में लेकर धोखेबाजी कर दिया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। इधर शुक्रवार को पूछताछ के बाद ब्रह्मपुरा पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की पुष्टि करते हुए सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि एक सिपाही से ठगी का मामला सामने आया था। एनआईए के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के बाद जेल भेजा जा रहा है। पूरा थाना में एक सिपाही के द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। उसने किसी को 70,000 रुपये उधार के तौर पर दिए थे, जिसमें से उसने 20,000 रुपया लौटाया। बाकी का 50,000 का उसने चेक दिया था। चेक को जब डाला गया क्लियरेंस के लिए तो वो बाउंस कर गया। उसके आधार पे एनआईए के तहत में केस दर्ज हुआ। उसी केस में प्रभाकर नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिस पे ठगी करने का आरोप लगाया गया था। मौसम में हो रहे लगातार उतार चढ़ाव का असर सबसे ज्यादा छोटे बच्चों पर देखने को मिल रहा है। बुखार, उल्टी, दस्त से पीड़ित बच्चे काफी संख्या में अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। मौसम में हो रही बदलाव बच्चों की सेहत पर भारी पड़ने लगा है। दिन में गर्मी और अचानक हो रही बारिश के कारण छोटे छोटे बच्चे उल्टी, दस्त, बुखार आदि की चपेट में आ रहे हैं। इन दिनों हजारों की संख्या में परिजन अपने बच्चों के इलाज को लेकर चिकित्सकों के पास पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तापमान में वृद्धि होने से दिन में गर्मी महसूस होने लगी है। उसी बीच रुक रुक कर हो रही बारिश ने गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन उमस बढ़ा दी है। बदलते मौसम का असर छोटे बच्चों में देखने को मिल रहा है, जिससे बच्चों में सर्दी, खांसी, जुकाम की दिक्कतें आ रही हैं। अस्पतालों में बीमार बच्चों की संख्या इस समय बढ़ रही है। अभिभावक भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर खासे चिंतित हैं। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह ने बीमार बच्चों के परिजनों को बच्चों की देखभाल के लिए जागरूक किया। कहा कि मौसम बदल रहा है, इसलिए बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। यदि उन्हें हल्की सी दिक्कत लगे तो तुरंत डॉक्टर से दवा लें, जिससे कि कोई बीमारी बढ़ न सके। काफ़ी सिक या बीमार नज़र नहीं आता, बहुत बीमार होता है तो उसको हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं। दूसरा, हम देख रहे हैं इस समय वायरल डायरिया के केसेस काफ़ी बढ़े हुए हैं। ये वायरल डायरिया में भी, ये वायरल डायरिया जो रोटा वायरस से होता है, इसके केसेस भी बढ़ रहे हैं। हो सकता है खान पान की गड़बड़ी से हो रहा हो, मार्केट खुल गया है, लोग बाहर भी जा रहे हैं। और डायरिया का जैसे जहाँ तक विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार ने हमें हमेशा इस बात को कहा है कि जो
99% डायरिया जो है वो सेल्फ लिमिटिंग है। उसमें ORS और जिंक दीजिए, खाना दीजिए, माँ का दूध पी रहा है तो माँ का दूध पिलाइए, बच्चा ठीक हो जाएगा। और रेयरली डॉक्टर के पास जाना है। जाने की ज़रूरत तभी है जब बच्चे की आँख धंस जाए, बच्चा लगातार उल्टी करे, बच्चे को बहुत तेज़ बुखार हो, बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा हो, बच्चा सुस्त हो जाए, या बच्चे के स्टूल में आँव खून हो। ऐसी अवस्था में डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन अगर ज़्यादातर केसेस में देखा गया है 5 साल से नीचे वाले बच्चे के केसेस में, अगर हम लोग उसको ORS और जिंक देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो ये बुखार, लूज मोशंस, डायरिया, वॉमिटिंग और कुछ केसेज हम जॉन्डिस के भी आज देख रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम जो है ये संक्रामक रोग है। अगर हम डायरिया की बात करें या जॉन्डिस की बात करें या टाइफाइड की बात करें तो ये सब वाटर बॉर्न डिजीज है, दूषित पानी के पीने से होती है और दूषित खाने पीने से होती है। तो और जहाँ तक सर्दी, खांसी, बुखार का सवाल है तो ये भी संक्रामक रोग है, लेकिन ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी नाक और मुंह के द्वारा इसका वायरस जाता है। तो ये ज़रूरी है कि इस समय अगर जो ये 3 प्रॉब्लम है, जो बहुत जानलेवा प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी है जो मतलब कि खुद मतलब कि हल्के फुल्के घरेलू उपचार से भी ठीक हो सकता है। बच्चा ज़्यादा बीमार लगे तो डॉक्टर के पास जा सकता है। और बचने का उपाय यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हम घर में बना हुआ ताज़ा खाना बच्चों को खिलाएं। एक दूसरा है कि हैंड हाइजीन, ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर में कहते हैं ना कि हाथ को 5 बार 6 बार धोइए। तो मेरा अभिभावकों से ये अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि बच्चों को और अपने को साबुन से हाथ जरूर 4 बार 5 बार धोएं। उस अवस्था में जैसे खाना खिलाने के पहले बच्चे हाथ धोए, बच्चा खाना खिलाने के पहले माँ जो जब खाना सर्व करती है तब उस समय वॉश करे, बच्चा जब शौचालय से लौटे तो उस समय उसको साबुन और पानी से हाथ धोए। जिले में बहने वाली नदियों की जलस्तर में लगातार गिरावट आ रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोग अब अपने अपने घर वापस लौट रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नदियों के जलस्तर में गिरावट आने लगी है। बूढ़ी गंडक नदी के पानी के चपेट में फंसे लोग अब अपने गांव वापस लौटने लगे हैं। कांटी थाना क्षेत्र के रामनाथ, धमौली और गोसाईपुर गांव के लोग भी बूढ़ी गंडक नदी के पानी के चपेट में आ गए थे। जैसे तैसे लीची बागान में शरण लिए हुए हैं, लेकिन अब बाढ़ के पानी के जलस्तर में कमी होने के कारण लोग वापस अपने घर लौटने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है। अब पानी कम होने से हम लोग घर लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी घर के इर्द गिर्द कादो व्याप्त है। जानवरों के रहने के लिए अभी भी उचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए अभी हम लोग यहीं लीची बागान में ही रहेंगे। वहीं जिनके पास मालजाल नहीं है वो लोग वापस लौट रहे हैं। बिहार में बाढ़ को लेकर एक राहत भरी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है। बूढ़ी गंडक नदी की जलस्तर में कमी आने के बाद जो लोग बांध पर बांस बल्ला लगाकर रह रहे थे वो अब अपने गांव में लौटने लगे हैं। ये इलाका जो आप देख रहे हैं ये कांटी इलाका के गोसाईपुर गांव के लोग लीची गाछी में पिछले 15 दिनों से रह रहे थे। बूढ़ी गंडक के जलस्तर में कमी आने के बाद यहाँ से लोग हैं वो अपने गांव की ओर पलायन करना शुरू कर चुके हैं। अभी भी कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आज सुबह से ही लौटना शुरू कर दिए। कौन गांव के रहे वाला है चाची सब? गोसाईपुर कांटी में पड़ता है। हाँ। कब से रह रही हैं यहाँ पे? हम 2 दिन से ऊपर से हती। कि बूढ़ी गंडक की स्थिति है? अभी तो पानी 4 उंगली बढ़ रही है, अभी तो बढ़ते है, हटल है फेन अब पानी। कुछ लोग जो है वो गांव की ओर चले गए हैं। अखनी से कादबे कित में गए है माल लेके, सामान उमान सब लेके गांव कुछ लोग चल गए। हाँ, और सब एते ही सामान सब हुआ हमरा से तो सब एते ही है, पानी में भी जाए छे, इतना खायला मिले खाए छे। की स्थिति है बाढ़ के? अभी तो हमारे तो बहुत ख़राब है सर। पानी में तो हमको मतलब डूब गया तो बच गया, तो पानी पिया 2 घोट आया तो इलाज किया। दहाड़ आता है तो हमको सके तो कोई उपाय नहीं रहता है। कुछ देती है तो गाँव के लोग सब यहाँ पे हैं? जंगल गोसाईपुर। अच्छा, कितना परिवार होते लगभग यहाँ लीची गाछी में? परिवार तो ना गोसाईपुर में 200 कितना दुनिया है, कितना है
300। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहें कि देखिए कैसे खुले आसमान के नीचे इस लीची गाछी में छोटे छोटे बच्चे कैसे सोए हुए हैं। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार और मुजफ्फरपुर में बाढ़ की त्रासदी किस प्रकार है। लोग जो हैं वो पलायन करना शुरू कर चुके हैं। कौन गांव के लोग सब यहाँ पे बैठल? यहाँ दो अति धमौली है या नामना धमौली है, गोसाइयोपुर है, दोनों। हाँ, एगो कांटी हो गया, एगो अहियापुर हुआ। कितना परिवार यहाँ पे होगा इस लीची गाछी में? कितना होगा, बहुत रहा है हो अब 400 आदमी सब। हाँ, क्या कर रहे हैं? 200-400 आदमी से कम थोड़े था। अभी कितना परिवार है? अब लमसम बहुत घट गया, हुए होगा 100-200। कहाँ गए सब लोग? अपना अपना घर चल गया, गाँव में चले गए। बूढ़ी गंडक का क्या स्थिति है? बूढ़ी गंडक की स्थिति तो पानी सूखा हुआ है, घट गया है। तो साफ तौर पे देख सकते हैं कि बूढ़ी गंडक के जलस्तर में कमी आने के बाद लोग जो हैं अब गांव की ओर पलायन करना शुरू कर चुके हैं। एक बार फिर से हम वो तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि बाढ़ का किस कदर दंश रहा है कि लोग जो हैं वो लीची गाछी में शरण लिए हैं। किसी तरह बांस और बल्ला का तंबू बनाकर लोग यहाँ रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे और मवेशियों को लेकर। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा कि सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई ताकि लोगों को सही समय पे खाना मिल सके। अब मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। वार्ड नंबर 1 के अधिकांश मोहल्ले में बारिश के कारण जलजमाव है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। शहर के विभिन्न वार्डों में पिछले दिनों हुई बारिश से लगे जलजमाव के खिलाफ सिटी न्यूज़ की मुहिम के तहत शुक्रवार को हमारी टीम मेयर सुरेश कुमार के वार्ड नंबर 1 के बैरिया स्थित वैकुंठपुरी मोहल्ले में पहुंची। मोहल्ले में आधी अधूरी सड़कों का निर्माण तो हुआ है, लेकिन नाला निर्माण नहीं होने से मोहल्ले के लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। सड़कों पर पसरा पानी से होकर आने जाने को मजबूर हैं मोहल्ले के लोग। मोहल्ले वासियों का कहना है कि 25 वर्षों से वह लोग इस मोहल्ले में रह रहे हैं, पर विकास का पहिया मानो इस मोहल्ले में आने के साथ ही थम गया है। सड़कों पर जमा पानी काला पड़ चुका है और मोहल्ले के लोग जल जनित बीमारियों से पीड़ित हैं। लोगों का कहना है कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां कोई बीमारी नहीं है। पिछले वर्ष भी जब डेंगू शहर में फैला था तो सबसे ज़्यादा मरीज इसी मोहल्ले के थे। 1 साल से ज़्यादा हो जाने के बावजूद ना तो नाला निर्माण हुआ है और ना ही मोहल्ले में जमा पानी की निकासी की कोई व्यवस्था की गई है। जलजमाव झेल रहे मोहल्ले के लोगों में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है। पास हुआ लेकिन कहाँ बन रहा, हर रोड में बन गया, हम लोग के रोड में नहीं है। कितना नंबर वार्ड है ये? 1 नंबर वार्ड है। मोहल्ला कौन सा हो गया? वैकुंठपुरी। तो हमेशा बारिश का पानी इसी हाँ, इसी ही रहता आता है, उस गली में तो आता है, पानी खींचता है। कैसे रहते हैं फिर आप लोग बारिश? अब पानी हिल के रहते हैं कैसे? वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। उमस भरी गर्मी के बीच जिले में एईएस अपना पांव पसार रहा है। एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में एईएस से पीड़ित 6 बच्चे भर्ती हैं। जिले में बढ़ती गर्मी और उमस के बीच चमकी बुखार के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। चमकी बुखार से पीड़ित कई बच्चों को पिछले कई दिनों से एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है।
शुक्रवार को चमकी बुखार से पीड़ित एक और बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल सकरा फरीदपुर के शिवानी ने एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसमें एईएस की पुष्टि हो चुकी थी। एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में चमकी बुखार से पीड़ित 6 बच्चे भर्ती हैं, जिसमें से 6 बच्चों में एईएस की पुष्टि हो चुकी है। सभी बच्चों का पीकू वार्ड में इलाज चल रहा है। बता दें कि चमकी बुखार को लेकर जिला प्रशासन लगातार ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान जोर शोर से चला रही है, जिसके कारण मामलों में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस साल अभी तक चमकी बुखार के लक्षण वाले 51 बच्चों में एईएस पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 11 बच्चों की मौत भी हो चुकी है और कई बच्चे ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो अभी पूरे जनवरी से अभी तक हमारे पास 51 बच्चे आए हैं, जिसमें अफसोस है कि 11 बच्चे की मृत्यु हो गई है, जिसमें अधिकांश बच्चे बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में आए थे। कुछ बच्चे थोड़ा इग्नोरेंस के शिकार हुए थे, जो क्वैक के पास चले गए थे। उनमें से कुछ बच्चों का प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन डिजीज़ की सीवियरिटी थी तो हम लोग बचा नहीं पाएंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन स्थिति पूरे नियंत्रण में है और अभी जो बच्चे हैं जो हमारे इलाजरत हैं उनका कंडीशन स्टेबल है। हम सब लोहिया कॉलेज परिसर में एआईडीएसओ ने चंद्रशेखर आजाद की 115वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया। चंद्रशेखर आजाद की 115वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक कॉलेज के परिसर में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए एआईडीएसओ के बिहार राज्य सचिव विजय कुमार ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद सहित अन्य क्रांतिकारियों का जीवन संघर्ष को याद करने का मतलब है। वर्तमान समय में समाज में चल रहे अन्याय, शोषण एवं अत्याचार के खिलाफ आंदोलन संगठित करना, क्योंकि जिस सपने को लेकर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से टक्कर लिया था, आज स्वतंत्र भारत में उससे कई गुना शोषण, जुल्म एवं अत्याचार बढ़ चुका है। लोग आज़ादी आंदोलन के गैर समझौतावादी धारा के महान क्रांतिकारी योद्धा शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 115वीं जयंती आयोजित किए हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज में। इनका जो सपना था, जिस तरह के गुलाम भारत में इन्होंने परिस्थिति को देखा, अन्याय अत्याचार को देखा और उसके खिलाफ जिस तरह से संघर्ष किया और समाज को मुक्ति दिलाने के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई को लड़ा, आज भी इनका जीवन हम सभी लोगों के लिए प्रासंगिक है। आज भी हम सबको आज आज़ाद भारत में भी जिस तरह से काले कानून और जिस तरह से अन्याय अत्याचार शोषण बढ़ रहा है, इसके खिलाफ संगठित होकर एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है, आंदोलन निर्मित करने की ज़रूरत है। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने का सही श्रद्धांजलि यही होगा कि हम उनके सपनों का भारत, शोषण विहीन समाज बनाने के लिए, जो नया समाज बनाने के लिए जो संघर्ष है उसको पूरा कर सके। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर केंद्रीय श्रमिक संगठन के सदस्यों ने आयुध फैक्ट्री के निजीकरण प्रस्ताव पास किए जाने के खिलाफ धरना दिया। केंद्र सरकार के द्वारा आयुध फैक्ट्रियों के निगमीकरण का प्रस्ताव पास करने के विरोध में शुक्रवार को केंद्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं धरना को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष नरेश राम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आयुध फैक्ट्रियों के निगमीकरण का प्रस्ताव के विरोध में आज केंद्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा देशव्यापी धरना दिया गया है। केंद्र की सरकार ने हाल ही में आयुध फैक्ट्रियों के निगमीकरण का प्रस्ताव पास किया है और कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार एक तरफ सेना को मजबूत करने के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा संस्थानों को निजी हाथों में सौंपने की साजिश रच रही है। केंद्र की सरकार निगमीकरण के बहाने फैक्ट्रियों का निजीकरण करना चाहती है। यदि सरकार इस प्रस्ताव पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। क्षेत्र से आयुध कारखाना से जुड़े कर्मचारियों का जो निजीकरण के खिलाफ आंदोलनरत हैं, उनके समर्थन में केंद्रीय श्रमिक संगठनों का आज पूरे देश भर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से एकजुटता प्रदर्शित करते हैं। साथ ही आज के 1 दिवसीय धरना के माध्यम से
भारत सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अयुद्ध क्षेत्र एक किसी भी देश का गोपनीय सीक्रेट मामला होता है और इस क्षेत्र में देसी विदेशी कंपनियों को भारत सरकार बुलाकर हमारे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना ये चाहती है। हमारे सुरक्षा से, हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना भारत सरकार बंद करे और आयुध कारखाना से जुड़े कर्मचारियों की जो मांग है उसको माने, आयुध कारखाना को निजी हवाले करना बंद करे, ये सरकार अपने क्षेत्र में रखे। चूँकि आयुध ऐसा एक संवेदनशील मामला है जिसका माने उद्घाटन होने से हमारा देश संकट में पड़ जाएगा। हमारे देश की सुरक्षा से सरकार खिलवाड़ करना बंद करे, आयुध क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के जीवन से खिलवाड़ करना बंद करे और जनता की गाढ़ी कमाई से जो सरकारी संपत्ति बनी, जो कारखाना बना, उसके निजी कंपनियों को सौंपना बंद करे। आज इन्हीं मांगों को लेकर केंद्रीय श्रमिक संगठनों का एक दिवसीय धरना चल रहा है। पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में किसान का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। कांटी थर्मल पावर का पाइपलाइन बिछाने के लिए अधिग्रहण होने वाले जमीन के मुआवजे का भुगतान आवासीय दर पर करने और प्रभावित किसानों के परिवार के एक सदस्य को एनटीपीसी में नौकरी देने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को जिलाधिकारी से मिलकर अपनी 8 सूत्री मांग का ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी से मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने बताया कि थर्मल पावर के लिए 2 तरफ से पाइपलाइन लाने की योजना थी, जिसमें पाइपलाइन का काम पूरा होने पर एनटीपीसी के द्वारा प्रभावित किसानों को मुआवजा का भुगतान भी कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर एनटीपीसी से मोरसंडी मोतीपुर तक जाने वाली पाइपलाइन के लिए जमीन का अधिग्रहण होना बाकी है। उक्त पाइपलाइन में कांटी डेम्हा, रामपुर लक्ष्मी, गौसी छपरा, बीरपुर सहित कई गांवों के किसानों का जमीन अधिग्रहण होना है, जिस पर किसानों को जिला प्रशासन व एनटीपीसी के द्वारा उनके जमीन का आवासीय दर पर मुआवजे का भुगतान करने के बजाय भीट पर धनहर किस्म का जमीन घोषित कर मुआवजा देने की बात कही जा रही है, जिस कारण वहां के किसान खासे नाराज हैं। इस बीच एनटीपीसी किसानों के साथ जोर जुल्म करना शुरू कर दिया है। नाराज किसान अब किसी कीमत पर जमीन देने को तैयार नहीं है। किसानों ने जिलाधिकारी से स्थल निरीक्षण करने की मांग की है। वहीं किसानों के पास खेती के अलावा दूसरी कोई रोजगार नहीं है, जिससे कि परिवार के एक सदस्य को एनटीपीसी में नौकरी दी जाए। यदि जिला प्रशासन व एनटीपीसी किसानों के सवाल को गंभीरता से नहीं लेगी तो हम किसानों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए शीघ्र ही किसानों के साथ बैठकर हम आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे। इस देश में विचित्र विडंबना है, चाहे सत्ता हो या शासन हो, हर एक कुर्सी पर किसान परिवार के लोग बैठे हैं, लेकिन आज किसानों पर जोर जुल्म हो रहा है, सुनने को कोई तैयार नहीं है। इसीलिए कांटी क्षेत्र के किसानों के साथ मैं आज मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी से मिलने आया हूँ। मैं इनको बताने आया हूँ कि जोर जुलूम करके आप हमारा ज़मीन अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। यदि आप जोर जुलूम करिएगा तो न्यायालय में तो हम लड़ ही रहे हैं, हम सरजमीन पर भी लड़ाई लड़ेंगे और किसी कीमत पर हम अपना ज़मीन सरकार को नहीं देंगे। यदि आप नियम कानून से हमारे सवालों को, हमारे बातों पर विचार करिएगा, हमारी जो मांग है उचित मांग को सम्मान दीजिएगा, निश्चित रूप से कांटी थर्मल पावर के लिए हम ज़मीन देंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि कांटी थर्मल पावर में बिजली उत्पादन के लिए 2 तरफ से पाइपलाइन की व्यवस्था प्रोविज़न की गई थी। एक था कलवारी घाट गंडक नदी से थर्मल पावर तक शुद्ध पानी ले आकर बिजली बनाना, और फिर कांटी थर्मल पावर से मोरसंडी मोतीपुर नदी में गंदा जल थर्मल पावर से गिराने के लिए 2 पाइपलाइन का प्रोविज़न किया गया था। कलवारी से एनटीपीसी में जो थर्मल पावर के लिए पाइपलाइन गया था, वहां सभी किसान को आवासीय दर पर मुआवजा का भुगतान हुआ और पाइपलाइन बिछा। लेकिन ठीक आज थर्मल पावर से जो मोरसंडी मन में जो पाइपलाइन जा रहा है, जिसमें खुदरकांटी, रतनपुरा, ढेमहा, रामपुर लक्ष्मी, पचपकरी, गौसी छपरा, बीरपुर आदि गांव
कि किसानों का ज़मीन पड़ा है, किसी रैयत को भीट का पैसा देने की बात की जा रही है, किसी को धनहर का बात किया जा रहा है, जबकि स्थिति है कि आज किसान बुरी तरह से परास्त है। एक तो प्रकृति की मार से तबाह रहते हैं, दूसरे तरफ ये प्रशासनिक अधिकारी और सरकार किसान को कमज़ोर करने के लिए जोर जबरदस्ती करके इनका ज़मीन का अधिग्रहण करने का बात कर रही है। कई दिन किसानों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया है। आज हम खुल्लम खुला कलेक्टर साहब को कह दिए हैं कि यदि आप आवासीय दर पर हमारे ज़मीन का मुआवजा नहीं दीजिएगा तो हम न्यायालय में तो लड़ ही रहे हैं, हम सड़क पर लड़ेंगे और किसी कीमत पर बिना आवासीय दर पर मुआवजा लिए हम ज़मीन नहीं देंगे। नहीं, हमारे बात को सुनिएगा, हमारे स्थिति को गमिएगा, हम निश्चित रूप से थर्मल पावर को ज़मीन देंगे। हम चाहते हैं कि थर्मल पावर के पानी निकालने के लिए पाइपलाइन के लिए हम ज़मीन दें, लेकिन औने पौने भाव में नहीं। हमारा ज़मीन आज, हम लोग पहले बड़ा किसान थे, छोटा छोटा किसान हो गए। हम चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे का जिसका भी ज़मीन जाए उसके बाल बच्चे को स्थानीय थर्मल पावर में नौकरी भी मिले। लेकिन ये तो थर्मल पावर का अधिकारी बेईमान दी ग्रेट, काम पड़ता है तो पैर पकड़ लेता है और काम निकल जाता है तो गर्दन में हाथ लगा देता है। लेकिन इस बार लड़ाई जो होगा इसमें जिला प्रशासन और एनटीपीसी के अधिकारी दोनों को किसान के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा और उनको मुआवजा देना पड़ेगा, नौकरी देना पड़ेगा, नहीं तो हम ज़मीन नहीं देंगे। चाहे इसके लिए जो भी चुनौती झेलना है हम झेलने को तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।